हेलो गाइस। तो आप लोगों को पता होगा कि आपको मैंने कहा था संडे मंडे को बायो का एक टॉपिक देखेंगे, उसके एमसीक्यूज करवाऊंगी। उसके बाद में ट्यूसडे और वेडनेसडे केमिस्ट्री करा करेंगे, और थर्सडे और फ्राइडे क्या करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है। और जीके के तो आपको पता है एमसीक्यू सीरीज चल रही है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो पक्का देख लेना। अब देखो, जो लोग बायो की क्लास में एब्सेंट थे संडे वाले दिन, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट जो लोग थे उस टाइम पे मैंने उनसे पूछा था कि आपको पहले केमिस्ट्री में किस सब्जेक्ट के सवाल करने हैं, तो मुझे आंसर मिला था ऑर्गेनिक के। ठीक है। यही फ़ायदा है लाइव क्लास में जुड़ने का, कि हम लोगों की बातचीत हो पाती है। अगर कोई आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर मुझे आपको कुछ बताना है तो आपको मैं मैसेज कर सकती हूँ। ठीक है। तो जहाँ तक हो सके एमसीक्यू सीरीज़ में आप लाइव ही जुड़ा करें। तो ऑर्गेनिक के सवाल शुरू कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक के आपके सिलेबस में ओनली 2 टॉपिक मेंशन है। एक तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म, जो बिल्कुल जीओसी जैसा है। ठीक है। जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस है ना, और इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सब पढ़ते हैं। और सेकंड है हाइड्रोकार्बन। तो ये 2 टॉपिक हैं आपके ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से। इसके अलावा इनऑर्गेनिक और फिजिकल के हैं। तो पहले अपन दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे, ऑर्गेनिक का खत्म करेंगे एक बार के लिए, उसके बाद में इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल देखेंगे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक। ठीक है। फिजिक्स की क्लास तो आपको पता ही है, वो तो आपको मिल ही जाएगी फ्राइडे और सैटरडे को, या आई थिंक थर्सडे और फ्राइडे था, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब तो अपनी ये सीरीज चली रही है दन दनादन। ठीक है। तो आज अपन लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसी है कि मैं आपको बोल दूं कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं ट्राई करूंगी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ हर एक चीज़ छोटी छोटी, ताकि आपको पता रहे कि अगर ये आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का अगर ये आंसर है तो वो क्यों है। ठीक है। इसीलिए आप जुड़े हो ना, तो आपको लगे कि हाँ मैम के एफर्ट्स दिख रहे हैं, मैम का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। ठीक है। और जो लोग भी लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इन वीडियोस को शेयर करोगे बस, ताकि उनकी हेल्प भी हो सके और अपने चैनल से और लोग जुड़ सके। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो आपसे पूछा आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका। तो अगर किसी को ये टॉपिक समझ में नहीं आता और किसी को ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं आपकी और हमारी जीओसी के नाम से। ठीक है। कहाँ मिलेगा, तो केमिस्ट्री फॉर लेबर असिस्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पे मिलेगा। बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। अगर किसी को ऑर्गेनिक थोड़ी लगता है कि वीक सी है या समझ नहीं आया है, आप उस लेक्चर्स को देखना, आपको पक्का समझ में आएगी। ठीक है। निम्न यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो मैंने उसमें आपको नामकरण करना बताया है, बाकी अपन इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो, मैंने उसमें बताया था जब अमीन ग्रुप मतलब अमीनो ग्रुप होता है और उसके बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो जो इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है इसकी तुलना में। इसी वजह से नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। COH के कार्बन को 1 देंगे, CH2 को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 और इसको 7। ठीक है। अब देख लो, 3 नंबर पर NH2 आया है ना, और मतलब 1 नंबर पे COH है। ठीक है। तो और कितने कार्बन की है, आपने ये सबसे बड़ी श्रृंखला जो चूज करी है कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की है। ठीक है। तो अब बताओ आप खुद के, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ना, 3 एमिनो 5 हेप्टेनोइक अम्ल। ओके। आपको पता है ये ओइक अनुलग्न क्यों आया है, क्योंकि COH का होता है ओइक। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एल्कोहल होता है तो एल्कोहल के लिए जो OH होता है उसका आता है ऑल, और जो कीटोन होता है उसके उसके जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, इसके लिए आता है ऑन। तो आपको ये सब अनुलग्न मैंने उस लेक्चर में अच्छे से पढ़ाए हैं, सब चीज़ अपन लोग क्वेश्चन के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, तो आप जाकर वो लेक्चर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा नामकरण आईयूपीएसी व्यवस्था के अनुसार नहीं है। आपसे इसमें गलत पूछा है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको सही पूछा है या फिर गलत पूछा है, आप उसके ऊपर मार्क कर लो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एग्जाम देते टाइम आप गलत को सही पढ़ लेते हो, सही को गलत पढ़ते हो, और उससे क्या होता है, नेगेटिव में मार्क्स लेके आते हो। ठीक है। नेगेटिव में क्योंकि 0 भी नहीं मिलेगा तब अगर आप गलत करोगे, तो माइनस मार्किंग है ना, इसी वजह से। तो इसके अंदर आपसे नहीं पूछा है, तो देखो 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अपन को तो करेक्ट आंसर मिल गया, यही होने वाला है, क्योंकि इसका 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 1 इसको मिलेगा, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको,
तो जो ब्रोमो है वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो यहाँ होना चाहिए था 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ठीक है, क्योंकि A1 पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए, क्योंकि आपको गलत पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद में, और अब आप बोलोगे मैम इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं CS2 की तरफ से, तो नहीं कर सकते। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है कि मैंने आपको अच्छे से GOC में समझाया है। बाकी यहाँ बता देती हूँ कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है इनसे, ठीक है, BR वगैरह से, इसी वजह से नंबरिंग इस तरफ से शुरू हुई है। अपनी मनमर्जी नहीं से कर सकते कि कार्बन इधर भी है, कार्बन इधर भी है, कोई ना मैम इधर से मन नहीं कर रहा आज नंबरिंग इधर से कर लेता हूँ, ना ना ऐसा नहीं होता। आपको जो रूल्स है नामकरण के, नॉमेनक्लेचर के, वो फॉलो करने ही पड़ते हैं, ओके। अब देखो इसके अंदर ये जो है इसका नाम एकदम बढ़िया है और एकदम करेक्ट भी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो 4 ब्रोमो 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन लिखा हुआ है ना, डाईमेथिल हेक्सेन। तो इसके अंदर नंबरिंग कहाँ से दी है, अब आप थोड़ा सा सोचो। अब अपन लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप मतलब अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि हमने कहाँ गलती की है, ठीक है। तो सोच लें आपने, तो देखो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ठीक है, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। तो देखो 4 नंबर पे BR है तो 4 ब्रोमो, 2 नंबर पे मैथिल है तो 2 नंबर पे डाईमेथिल और 4 नंबर पे ये वाला मैथिल है, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका, 4 ब्रोमो 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन, ठीक है। तो इस वजह से ये तो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसका क्या नाम हो गया, CH3 CH CH CH2 CH3 लगा हुआ है। तो अब आपको देखो सबसे पहले जो सबसे बड़ी श्रृंखला होती है उसको चूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आपको नंबरिंग ऐसे देनी है कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट लटके हुए रहते हैं ना, जो मेन श्रृंखला से ये ब्रांचिंग के रूप में, इनको कम से कम नंबर मिले। तो अभी अपन जैसे यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसको 4 मिला और इसको 3 मिला है ना। बट अगर हम इस तरफ से करते हैं, इस तरफ से, तो 1 2 3 4 5, तो इसको 2 मिला है ना और इसको 3 मिला। तो एक बार बताओ, 2 और मतलब 3 और 4 मिले वो कम है या फिर 2 और 3 मिले वो, ऑब्वियस है ना, 2 और 3 मिले वो। तो इस वजह से नंबरिंग इस तरफ से हुई है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। और क्या मिला है आपको, अब देख लो 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, तो 2 के ऊपर मैथाइल लगा हुआ है और 3 नंबर पे फेनाइल रिंग लगी हुई है। ये जो बेंजीन जैसी दिखती है ना, इसको फेनाइल रिंग बोलते हैं यहाँ पे। इसको PH से भी डिनोट करते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो पता होगा आपको। तो 2 मैथिल 3 फेनिल पेंटेन हो जाएगा इसका आंसर। देखो केमिस्ट्री में हम लोग भागा दौड़ी नहीं मचा सकते, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, तो विथ एक्सप्लेनेशन चलना पड़ेगा। और आप लोग मेरे से जुड़े हो, मेरे से मतलब मेरे चैनल पे आप अगर वीडियोस देख रहे हो तो आप इसी पर्पज़ से देख रहे हो ना कि आपकी केमिस्ट्री थोड़ी इम्प्रूव हो। तो मैं पक्का ट्राई करूँगी आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊँ। इसी वजह से हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमने 20 सवाल कर दिए, 25 कर दिए, 30 कर दिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए हमने जितने करे हैं उतने हमें आते भी हैं या नहीं आते, उनके आगे पीछे का हमें कॉन्सेप्ट पता भी है या नहीं पता। क्योंकि आप कितने भी सवाल कर लो, है ना, एग्ज़ाम के अंदर तो नए सवाल देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे तो आप अप्रोच कर सकते हो सवाल पे। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, तो देखो आपको पता है कि COH को प्रायोरिटी मिलती है कीटोनिक ग्रुप से। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 5 नंबर पर ओक्सो ये वाला हो गया। और हेक्सेनोइक अम्ल, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है इस वजह से हेक्स आया। और ओइक किसकी वजह से आया है, इस COH की वजह से, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है ये एसिड होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि यदि 2 यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान है तथा आणविक सूत्र भिन्न है, ठीक है। क्या भिन्न है, आणविक, मतलब आपको बोला है कि आणविक सूत्र भिन्न है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फिर यौगिकों का क्या भिन्न होगा, क्या प्रतिशत संगठन भिन्न होगा या अनुभार भिन्न होगा, शांता या वाष्प घनत्व। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आणविक सूत्र भिन्न है तो क्या भिन्न होगा, अणुभार भिन्न होगा उन यौगिकों का, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी आते हैं जो फटाक से सवाल सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको समझाना भी पड़ता है। तो देखो निम्न में से कौन सा यौगिक नाइट्रोजन तत्व का लेसाने परीक्षण नहीं देता है। मैंने आपको डिटेल में बताया लेसाने परीक्षण, आप उन लेक्चर्स को देखना, बड़े मज़ेदार लेक्चर्स है।
मतलब बहुत कुछ बताया है उसके अंदर, ठीक है। बाकी आप ये थोड़ा बता देती हूँ अभी, ये प्रैक्टिकल में आप करते होंगे लैब के अंदर, जब आपने कोई थोड़ा सा पदार्थ लिया है ना, उसके बाद में आपने सोडियम का पीस डाला होगा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद में वापस से थोड़ा सा पदार्थ डाला होगा जिसका आपको टेस्ट करना है, ठीक है। और फिर बाद में इसको क्या करते हैं, इस कैपिलरी को आप बर्नर के ऊपर ले जाते हो और इसको बहुत गर्म करते हो, यहाँ तक गर्म करते हो कि ये रेड ना हो जाए। और ये रेड जब गर्म हो जाती है तो एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा रहता है, उसके अंदर इस छोटी सी कैपिलरी को गिरा देते हो तो ये ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने की वजह से जो भी इसके अंदर भरा रहता है वो बाहर आ जाता है, और आने वाले मतलब पदार्थ मिक्स हो गया, सोडियम मिक्स हो गया, सोडियम के सॉल्ट बन गए, उसके जैसे NaCN वगैरह बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा ना, आप अब हेलोजन टेस्ट कर रहे हो या सल्फर टेस्ट कर रहे हो, नाइट्रोजन टेस्ट कर रहे हो, आप डायरेक्ट इस पदार्थ का यूज़ नहीं लेते हो, आप इस लेसाने सॉल्यूशन को लेते हो। इसी लेसाने सॉल्यूशन से आप इसी लेसाने सॉल्यूशन से आगे टेस्ट करते हो और आप ये पता लगाते हो कि इसके अंदर मतलब इसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट है या नहीं है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया लेसाने सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। आई होप आपको हल्का फुल्का अपनी लैब की याद आ गई होगी है। अगर लैब में थोड़े बहुत प्रैक्टिकल किए हैं तो और ओनली गप्पे मारे हैं तो फिर तो क्या ही याद आएगा, कोई बात नहीं। नहीं आई तो यहाँ पे अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। वो मेरे को याद आया और लगा समझाना चाहिए, इसी वजह से समझा दिया। तो इसके अंदर जो है ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन तत्व का कौन कौन सा है जो नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण नहीं देगा। देखो बात ऐसी है, यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन में भी नाइट्रोजन होता है, फेनिल हाइड्रोजन में भी होता है, एजोमेंजिन में भी होता है। बट हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है NH2 और NH2, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले में देख रहे हो कहीं पे भी कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं है ना, तो ये जब सोडियम के साथ रिएक्शन होती है तो NaCN नहीं बनाता है, इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है नाइट्रोजन की, क्योंकि लेसाने सॉल्यूशन ही प्रिपेयर नहीं हुआ ढंग से, NaCN ही नहीं बना, तो आगे टेस्ट क्या खाक देगा ये, है ना, कुछ नहीं देने वाला। ये क्या बताऊँ मैं, रहने दो, ठीक है। ये कुछ नहीं देने वाला। तो आप सीधा सा ध्यान रखो, हाइड्रोजन जो है वो टेस्ट नहीं देता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। कार्बन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये लेसाने परीक्षण में लेसाने सॉल्यूशन अच्छे से नहीं बना पाता है, क्योंकि NaCN नहीं बना पाता है। क्योंकि आपको इतना तो पता ही है ना कि NaCN के फॉर्मूले में Na और CN दोनों का होना जरूरी है, मतलब कम से कम एक कार्बन का होना तो जरूरी है। NaCN ऐसे ही तो लिखोगे आप, सोडियम साइनाइड, तो इसके अंदर कार्बन का होना जरूरी है। तो इसके पास में ये भिखारी है बेचारा, इसके पास में कार्बन नहीं होता, इस वजह से ये नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं देगा। इसके अलावा यूरिया के पास में कार्बन होता है ना, फेनिल हाइड्रोजन के भी फॉर्मूले में कार्बन होता है और एजोबेंजीन के में भी, तो ये तीनों नाइट्रोजन का टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता कल को ऐसा सवाल बन जाए कि निम्न में से कौन सा टेस्ट देता है कौन सा नहीं देता। तो ध्यान रखना, यूरिया देता है, फेनिल हाइड्रोजन देता है और एजोबेंजीन देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से उस यौगिक का चयन कीजिए जिसमें सभी कार्बन परमाणुओं का जो P लक्षण है वो 66.7% होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, इसके अंदर आपसे पूछा है P लक्षण, राइट। तो देखो जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके अंदर 50% S कैरेक्टर होते हैं और 50% ही P कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और ये 50-50 क्यों होते हैं, क्योंकि आप खुद देख लो, एक ऐसे और एक पी है ना। और ऐसे ही इसके अंदर जो sp2 होता है इसके अंदर 66% P कैरेक्टर होता है और जो S कैरेक्टर होता है वो कितना होता है 33% समथिंग, और sp3 के अंदर 75% तो P कैरेक्टर होता है और S कैरेक्टर कितना होता है, तो ये ओनली 25% होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत जगह काम आती है ऑर्गेनिक में, कि जैसे जैसे परसेंट S कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसी वजह से जो sp होता है, sp आपको इतना तो पता है ना कि कौन से कार्बन का होगा, sp उस कार्बन का होगा जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे इसका sp है हाइब्रिडाइजेशन, है ना, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसका भी sp है। तो sp वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो sp वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है। ये आप लोग एसिडिटी और बेसिसिटी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे, ठीक है। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में sp2 कार्बन की, उसके बाद में sp3 कार्बन की। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कौन सा है निम्न में से लिखा हुआ ऑप्शन जिसके अंदर जो सारे ही कार्बन है उसके अंदर जो पीक कैरेक्टर है वो 66.7% होने वाला है। ठीक है, तो 66.7%। अब देखो इसके अंदर CH3 हो गया, आपको पता होगा CH3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, है ना, और CH2 के लिए होता है sp2, और जो CH होता है उसके लिए होता है sp। ये ध्यान रखना है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, ये CH2 डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, और ये CH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होएगा कहीं पे। ठीक है, तो ये sp3 हो गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसके अंदर CH2 तो चलो ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, बट ये sp3 हो गया। सेकंड भी नहीं हो सकता, बट थर्ड के अंदर ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि डी के अंदर तो CH3 है, तो CH3 के अंदर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, तो वहाँ पे पी कैरेक्टर कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे sp3। ठीक है, तो अब देखो हमने अभी तक मतलब 15 मिनट्स होने वाले हैं अपने, और हमने मुश्किल से कितने सवाल किए हैं आपको खुद को पता चला होगा, ओनली 5। ठीक है, तो मेरा पर्पस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, तो मैं चाहती हूँ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसी है, मैं ऐसे बोल दूँ ये सवाल है फलाना ढिमकाना, और इसमें बोल दूँ कि ये ऑप्शन है करेक्ट है, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा मैम ऑप्शन नहीं करेक्ट है, ये तो आपने बता दिया, बट एक्सप्लेन कौन करेगा, राइट, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। तो बेटर है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, बट अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड, ये मैंने ना खाली पेपर दिया था कि आपको समझा दूंगी, ये रेड नहीं होगा, बट ऐसा नहीं बैठता है, क्वेश्चंस के साथ ही मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे थैंक यू लिख देती हूँ, और आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हेक्सिन 3 आयन में पाई आबंधों की संख्या होती है। तो जिसको हेक्सिन 3 आयन की स्ट्रक्चर बनाना आता होगा वो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर देगा। तो हम सबसे पहले तो हेक्सिन 3 आयन ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये होगा CH3, उसके बाद में CH2, उसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, उसके बाद में CH, उसके बाद में CH2 है लास्ट में। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको पूछा है पाई आबंधों की संख्या, मतलब कितने डबल बॉन्ड है ना। तो एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे बनाया है, तो आपको पता है डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो एक पाई तो यहाँ से आ गया, राइट। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, तो 2 पाई यहाँ से आ गए, तो टोटल कितने पाई हो गए ना 3 पाई। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है, अगर जिसको भी हेक्सिन 3 आयन की स्ट्रक्चर बनानी आती हो, ऐसे कुछ कोई का भी मतलब दे सकते हैं। ये बेसिकली नॉमेनक्लेचर को एक तरह से टफ बनाने का काम किया है इन्होंने, क्योंकि नॉमेनक्लेचर पूछते स्ट्रक्चर देके तो फिर भी बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन देख के आइडिया लगा लेते हैं, बट आपको नाम ही दे दिया, अब आपको पता होगा हेक्सिन 3 आयन कैसा होता है, तभी तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना पाओगे ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर से ऐसे नाम बनाना ज़्यादा ईजी होता है, पर ऐसे नाम से ऐसे स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा टफ होता है। इसी वजह से जब एग्जामिनर को घुमाना होता है ना, आपकी खोपड़ी को घुमाना होता है ना एग्जामिनर को, तो वो ऐसे घुमा फिरा के सवाल पूछता है, और एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से वो आपको ऐसे लगते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पोटेशियम साइनेट तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। तो ध्यान रखना, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करने पर आपको इसके अंदर यूरिया बनता है। ठीक है, क्योंकि जो पोटेशियम साइनेट दे रखा है आपको, पोटेशियम साइनेट का मतलब हो गया KCNO। ठीक है, और किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है ये, अमोनियम क्लोराइड। आपको अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होगा, NH4Cl होता है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है ना कि K जो होता है वो Cl के साथ मिलकर बाहर चला जाता है। आपने देखा होगा NaCl KCl बहुत निकलते हैं, है ना, रिएक्शंस के बीच में, तो आपको मिलता है NH4CNO मिल जाता है। एक काम करती हूँ, इसको ब्लैंक पेपर पे ही समझा देती हूँ। ठीक है, आपके लिए थैंक यू लिखा था ना, उसी पेपर पे चलते हैं। चलो फाइनली हम ब्लैंक पेपर पे पहुंच चुके हैं। तो देखो इसके अंदर KCNO होता है ना, इसकी रिएक्शन जब NH4Cl से होती है
NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है। इसकी जब रिएक्शन होती है तो यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से ये क्लोराइड बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, यहाँ पे मिलता है आपको NH4CNO प्लस KCl, ठीक है। और ये जो NH4CNO है इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट इसको बोला जाता है। अब ये इसको गर्म किया, ये बोला गया था, तो इनको गर्म करने पे आपको क्या मिलता है, यूरिया मिलता है। यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, NH2CO NH2 होता है। ये टुकड़ों में लिखा गया है, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर का मन बन जाए, है ना। क्योंकि सब सोचते हैं इतना इजी सवाल तो आ ही नहीं सकता, बट आप पेपर उठा के देखना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इतने इजी भी पूछ लिए जाते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। अब आप खुद देख लो, इसके अंदर NH4CNO के अंदर सब चीज़ तो है। इसके अंदर 2 नाइट्रोजन थी, इस फॉर्मूले में भी 2 नाइट्रोजन है ना। इसके अंदर 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। और क्या था, एक कार्बन था, एक ऑक्सीजन था, ये कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो इसको हल्की सी हीट करने की जरूरत पड़ती है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं, थोड़ा ब्रेक करके देखना। जैसे जैसे मैंने मतलब ये वाला पेन चलाया है आपको समझ में आ जाएगा, ओके। बाकी आप पूरे ध्यान से सुनो, आपको केमिस्ट्री समझ में भी आएगी और आपको केमिस्ट्री अच्छी भी लगने लगेगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। तो पहली बात तो ये कि प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते कौन, तो जो प्रकाशिक समावयवता है ना वो लोग मतलब वो यौगिक दर्शाते हैं जो कि ना क्या होते हैं, जिनके अंदर किरेल कार्बन पाया जाता है, या फिर असम्मित होते हैं। असम्मित मतलब जिनमें सम्मिति नहीं पाई जाती। अगर आपने कभी ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा C2 एक्सिस C3 एक्सिस हैं, उसके अंदर I भी होता है, इन्वर्जन सेंटर वगैरह। ये खैर ग्रुप थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये BSc MSc के टॉपिक्स हैं। तो इसके अंदर क्या है ना कि किरेल कार्बन होना चाहिए। आप तो इतना ध्यान रखो, अगर इनकी स्ट्रक्चर में से अगर किसी की स्ट्रक्चर में भी ऐसा कार्बन होगा जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको बोलेंगे किरेल कार्बन है और ये प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है। तो इन चारों में से जिसके पास में भी किरेल कार्बन नहीं होगा हम बोल देंगे कि भाई तू हट जा, तू तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पास तो ऐसा कोई कार्बन ही नहीं है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में अभी करवाती हूँ आपको, 2 मिनट, अपन कम से कम 10 सवाल तो कर लें आज के दिन। तो एंथ्रासीन का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जो एंथ्रासीन है उसका शुद्धिकरण किया जाता है उदरपातन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, कि जब इसके अंदर क्या है ना कि नाभिक स्नेही योग हुआ, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पूछा है आपसे। प्रतिस्थापन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने आके, मतलब न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ है बेसिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है। मैंने आपको योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ना, ये सब चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपने केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हैं जो मैंने डाल रखे हैं तो प्लीज़ जाके देखना। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग सा हो रहा है, बट लिटरली उनमें बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। आज भी एक लड़की ने कमेंट किया था कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाया है, और सीरियसली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो वीडियोस क्या है लंबी हो चुकी है, एक डेढ़ घंटे की। तो मुझे लगता नहीं है आप में से कोई हिम्मत करेगा इतना पढ़ने का, बट आप चाहते हो केमिस्ट्री को थोड़ा सा इम्प्रूव करना था, आपको ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और जो 10 है उसको डिटेल में समझा देती हूँ, ओके। तो चलते हैं ब्लैंक पेपर पे। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 4 ऑप्शन थे, अपन उनको डिटेल से समझ लेते हैं ताकि अपन को पता चले, ठीक है, कि किरेल कार्बन क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैलेक अम्ल का फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। अब आपको देख के पता चल रहा होगा इससे में कोई भी किरेल कार्बन नहीं है, मतलब कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। बहुत से लोग चिरेल कार्बन भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हो, आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री सब कॉन्सेप्ट का खेल है, ठीक है। C फॉर केमिस्ट्री और C फॉर कॉन्सेप्ट,
जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, वो कैसा भी सवाल अटेम्प्ट कर लेगा। तो जो मैलिक अम्ल होता है इसके अंदर कोई किरेल कार्बन नहीं होता, अतः प्रकाशिक अक्रिय होता है। मैंने आपको बताया था अगर किरेल कार्बन नहीं होगा तो प्रकाशिक इनएक्टिव होगा, मतलब वो प्रकाशिक समावयवता को शो नहीं करेगा। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। अगर किसी ने इंग्लिश में वर्ड सुन रखा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैम किस टॉपिक के बारे में बात करिए। ठीक है, तो देखो CHO मतलब CH डबल ओ, एक सेकेंड, यहाँ पे सी भी है, मैं सी खा गई तभी मैं सोचूं यार ये क्या बोल रही हूँ, बोला ही नहीं जा रहा है ना। तो CH CO OH और CH ठीक है। तो इसके अंदर देखो इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरा COH लगा हुआ है, और इसके कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन और एक COH, बट दोनों बॉन्ड इसके साथ एक के साथ बने हुए हैं। आपको बताया था कि चारों जो हैं बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए। तो ये तो प्रकाशिक समावयवता कतई शो नहीं कर रहा, मर जाएगा पर नहीं शो करेगा, कुछ भी करके देख लो। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड था अल्फा एमिनोल। ठीक है, तो RCH का CH पे ये स्टार इसलिए क्योंकि ये किरेल कार्बन है। किस तरह से है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे था NH2, तो देखो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक COH जुड़ा हुआ है, एक R ग्रुप और एक NH2 है, राइट। तो देखो यहाँ पर ये किरेल कार्बन हुआ ना, क्योंकि इस कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर R ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर NH2, इधर COH। ये R जो लिखा होता है ना, ये कोई R ग्रुप नहीं है, इसका नाम होता है एल्किल ग्रुप। यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, राइट। तो वो इसकी जगह हो सकते हैं प्रतिस्थापी के रूप में, बट एक ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि R लिख देते हैं। तो ये अल्फा एमिनो अम्ल है। ठीक है, तो अल्फा एमिनो अम्ल के अंदर किरेल कार्बन होता है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये क्या करेंगे, ये प्रकाशिक समावयवता को शो करेंगे। अब देखो, बट अगर अल्फा एमिनो अम्ल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि RCH*COH जो अभी मैंने जस्ट इससे पहले बनाई थी, ठीक है, ये अल्फा एमिनो अम्ल था क्योंकि COH से पहला लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इसके बाद वाला कार्बन बीटा, उसके बाद वाला कार्बन गामा और डेल्टा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो अगर इस R की जगह समझना एक बार हाइड्रोजन हो जाए तो क्या ये कार्बन किरेल रह पाएगा? मतलब क्या ये कार्बन किरेल होगा? बताओ सोच के जरा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम मतलब ये वाला एक हाइड्रोजन है ना, ये और ये हाइड्रोजन दो सेम हो गए जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो गया, एक NH2 हो गया और एक COH हो गया। तो 4 ग्रुप डिफरेंट कहाँ हुए? नहीं हुए ना। इसी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अल्फा एमिनो अम्ल में जब हमने R की बात की थी, अगर वो हाइड्रोजन हो गया तो भाई फिर कुछ नहीं होना। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल था कि CH3, CH*OH और COH। ठीक है, ये था लैक्टिक अम्ल का, ये लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला है। आपको ये आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पेन की साइज कम कर लेती हूँ, एक सेकेंड। तो अब देखते हैं कि लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। और देखो छोटी छोटी चीज़ें ये तो आपको इन जनरल याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, कि लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, मैलिक अम्ल का क्या होता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, राइट। इसके अंदर देखो एक किरेल कार्बन है, क्यों है? क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक तरफ CO मतलब इस तरह एक तरफ OH लगा हुआ है और एक COH लगा हुआ है। ठीक है, तो 4 डिफरेंट हो गए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है CH3, एक तरफ OH लगा हुआ है और एक तरफ COH लगा हुआ है। ये फॉर्मूला होता है लैक्टिक अम्ल का। तो ये किरेल कार्बन है, इसी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब लास्ट बच गया अपना टार्ट्रिक अम्ल। जो टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH है ना, और इधर OH बना लो आप, और इधर भी COOH, ठीक है, और OH बना लो। तो ये जो टार्ट्रिक एसिड होती है, इसके अंदर 2 कायरल कार्बन होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों होता है? क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक COH है, एक OH है और एक इधर वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है। तो चारों डिफरेंट हो गए ना, डिफरेंट होने की वजह से ये कायरल कार्बन कहलाया, और कायरल कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों, और आपको हाँ थोड़ी पेन ऐसे चलता है, आदत पड़ जाएगी, थोड़ा ढंग से लिखने का ट्राई करूँगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी करती हूँ तो फिर ऐसे ही चलता है ये।
बट जितना इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा वीडियोज़ में, आने वाले टाइम में से ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। और ट्राई यही रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और अच्छे से एक्सप्लेन करी जाए हर चीज़, क्योंकि आप लोग यहाँ सिर्फ ABCD सुनने नहीं आए हो। बायो में बात अलग होती है, केमिस्ट्री की बात अलग होती है, फिजिक्स की बात अलग होती है। आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिला है या हमारा रिवीजन हो रहा है या जो भी है, तो ट्राई करना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो और कमेंट जरूर करना है कि वीडियो लगी कैसी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करना है, कोई भी नाइस मैम कमेंट नहीं करेगा। और इसके बाद में आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा सीन होता है कि चाहे 5 सवाल या 10 सवाल करो, बट उसके आगे पीछे का सब कुछ पता हो रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी घुमा के पूछ लिया तो आप फंस ना जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, ठीक है। तो ट्राई करना। बाकी आप लोग मुझे बताना जरूर कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे आपकी मैम की फेवरेट सब्जेक्ट तो आप सबको पता ही होगी, है ना। और नहीं पता तो आइडिया लगाओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मेरी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है, ठीक है। और हाँ, घर पे बहुत सारे फ़ोन होते हैं, करवा दो उनके फ़ोन से भी सब्सक्राइब। आप अपनी मैम का चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करवा सकते क्या, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, मस्त रहो, है ना, और खुश रहो। बाय।